हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने लैटिस वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोनॉन वाइब्रेशन। ठीक है, व्हाट इज फोनॉन वाइब्रेशन। उसके बाद में अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं फोनॉन वाइब्रेशन के बारे में। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। फोनॉन वाइब्रेशन या फोनॉन अपने डिस्कस करते हैं। जिस टाइप से हमने फोटोन को डिफाइन किया उसी टाइप से फोनॉन को भी अपने डिफाइन करते हैं। फोटोन को कैसे डिफाइन करते हैं। फोटोन को डिफाइन किया था हमने, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटा ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट। वेव को हमने पार्टिकल में रिप्रेजेंट किया था। कोई भी हमारे पास में लाइट वेव थी, लाइट वेव को हमने, ठीक है, पार्टिकल लाइट वेव को हमने कहा था ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ठीक है, कोई भी वेव है इट इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। और इस लाइट वेव का जो पार्टिकल था उसको हमने कहा था फोटोन। कि हमने कहा था जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में है और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो जो सबसे स्मॉलेस्ट उस लाइट का जो एलिमेंट है वो उसको पार्टिकल कहा गया और उसको नाम दिया गया फोटोन। और जो फोटोन पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी क्या होगी, NH म्यू। और लाइट हमें पता है वेव से एसोसिएटेड है, लाइट एक वेव है। तो वेव एक पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है यहाँ पे। और ये लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। तो EM वेव को हमने फोटोन से रिप्रेजेंट किया था प्लांक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। सिमिलर टाइप से हमने लैटिस वाइब्रेशन की जब अपने बात करते हैं, फोनॉन देखो कैसे डिफाइन होते हैं। जब अपने लैटिस वाइब्रेशन की बात करेंगे तो लैटिस वाइब्रेशन के अंदर कोई भी हमारे पास में लैटिस है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की वेव वहां पे प्रोड्यूस हो रही है जिनको अपने इलास्टिक वेव कह रहे हैं। लेट्स से दिस इज आर टू एटम, डायटोमिक एटम। और ये वाइब्रेट करेगा, डिफरेंट मोड में वाइब्रेट करेगा। ये हमने अलग अलग टाइप के मोड भी पढ़े थे, अकोस्टिकल मोड, ऑप्टिकल मोड। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड दिस एटम कैन वाइब्रेट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मोड में वाइब्रेट कर सकता है। और वाइब्रेशन इज एसोसिएटेड विद ए वेव, दैट वेव इज नोन एज इलास्टिक वेव। तो ये इलास्टिक नेचर को शो करता है। तो यहाँ पे इलास्टिक वेव जनरेट होगी हमारे पास में। ठीक है, वाइब्रेशन वेव, वेव जनरेशन किस वजह से होते हैं, वेव मतलब कहीं भी वाइब्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब है देर इज एसोसिएटेड विद ए वेव। वहां पे एक वेव है और वो वेव हमारे पास में किस टाइप की वेव है, उसको अपने इलास्टिक वेव कह रहे हैं क्योंकि वो क्रिस्टल से एसोसिएटेड है। तो इस वेव को हम पार्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वेव से एसोसिएटेड भी हमारे पास में एक पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को अपने कहेंगे फोनॉन। ठीक है, और जो फोनॉन है उसकी एनर्जी सेम इसी टाइप से हमारे पास में जैसे फोटोन की एनर्जी है, फोनॉन की एनर्जी भी होगी हमारे पास में NH म्यू। फोनॉन की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अलग अलग वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ फोनॉन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोनॉन है वो नंबर ऑफ फोनॉन हमारे पास में कितने होंगे, नंबर ऑफ फोनॉन किस पे डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट वेव की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, वहां पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन की संख्या इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी संख्या बढ़ती है या कम होती है। यदि अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, ये ब्लैक बॉडी है हमारे पास में, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यदि टेम्परेचर को अपनी वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करें तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ रेडिएशन है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन होगी ब्लैक बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन है, नंबर ऑफ रेडिएशन है, उसकी संख्या है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है टेम्परेचर को चेंज करने से। सिमिलर टाइप से यदि अपने लैटिस की बात करें तो यदि टेम्परेचर की वैल्यू अपने इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशन की संख्या इंक्रीज होती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वाइब्रेशन इंक्रीजेस, वाइब्रेशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज होते हैं और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है।
तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ फोनॉन होंगे उनकी संख्या भी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोनॉन की संख्या भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन क्या होंगे? एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन किस पे डिपेंड करते हैं? जैसे एवरेज नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही हमारे पास में एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन होंगे। और एवरेज नंबर ऑफ जो फोनॉन होंगे वो हमारे पास में एन एवरेज से लिख देंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल फॉर्मूला है 1/e⁻h⁻kBT -1। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। इसको ये भी लिख सकते हो 1/e⁻h⁻kBT -1। h को अपने h⁻ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ फोनॉन, एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन होंगे हमारे पास में, वो एनर्जी पे डिपेंड करेंगे। एक फोनॉन की एक पर्टिकुलर कितनी एनर्जी है और टेम्परेचर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है, और फोनॉन की यदि करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो फोनॉन पार्टिकल, जैसे फोटोन पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही हमारे पास में जो फोनॉन पार्टिकल होंगे, फोनॉन पार्टिकल की बात करें तो फोनॉन पार्टिकल, पार्टिकल कंसीडर किया गया इनको। तो जो फोनॉन पार्टिकल है, देखो जो वाइब्रेशन है उसको, एक वाइब्रेशन इज एसोसिएटेड विद ए वेव, ठीक है, एंड प्लांक हाइपोथेसिस से हमें पता है वेव इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। वेव को अपने पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। वेव को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं तो इलास्टिक जो वेव है दैट आर प्रोड्यूसिंग इन लैटिस वाइब्रेशन, जो इलास्टिक वेव लैटिस वाइब्रेशन में प्रोड्यूस हो रही है, उस इलास्टिक वेव को पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया है। और वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है? फोनॉन पार्टिकल है। और फोनॉन पार्टिकल की जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया? इसको बोसॉन पार्टिकल कैटेगरी में रखा गया। मतलब इसका जो वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स में अपने डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और इसकी जो स्पिन होगी वो इंटीग्रल स्पिन होगी, स्पिन होगी, इंटीग्रल स्पिन होगी, और ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होगा। कोई इसका फिजिकल मोमेंटम नहीं होगा। फोनॉन पार्टिकल सिर्फ लैटिस के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। फ्री स्पेस में फोनॉन पार्टिकल, जैसे लाइट, जैसे फोटोन है, फोटोन पार्टिकल फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि लाइट है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो फोनॉन पार्टिकल है वो वाइब्रेशन से एसोसिएटेड है, लैटिस वाइब्रेशन से एसोसिएटेड है। तो बिना लैटिस के फोनॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोनॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन लैटिस। फ्री फोनॉन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास में, फ्री फोनॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोनॉन के बारे में, ये अपने ने डिस्कस किया। अब फोनॉन का एग्जिस्टेंस के बारे में क्या एक्सपेरिमेंटल हमें वेरिफिकेशन मिले कि फोनॉन एग्जिस्ट करता है। जैसे लाइट, फोटोन एग्जिस्ट करता है, फोटोन के एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे पास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसको बिना लाइट को फोटोन कंसीडर किए उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फोटोन को कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अपने ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन हमारे पास में जो कर्व मिलता है, हमें कुछ इस टाइप का कर्व मिलता है, तुम्हें याद होगा। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी डेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ में जो कर्व मिलता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं इसको। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को फोटोन कंसीडर ही करना पड़ेगा, लाइट को पार्टिकल कंसीडर ही करना पड़ेगा, तभी इसको अपने एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट है हमारे पास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट,
इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक हाइपोथेसिस का हमें यूज करना ही पड़ता है। बिना प्लांक हाइपोथेसिस का यूज किए बिना इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन पार्टिकल। सिमिलरली हमारे पास में यदि अपने बात करें फोनॉन पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है? तो हमारे पास में इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। दो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि फोनॉन एग्जिस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोनॉन। फोनॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी सॉलिड की वो जीरो होगी एट टी इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड टेंड्स टू 0 एट टी टेंड्स टू 0। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सपेरिमेंटली हमें ये देखने को मिलता है कि सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टी इक्वल टू 0 केल्विन पर 0 होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर। और एक्सपेरिमेंटली ये हमें देखने को मिलता है यदि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा तुम लो कर दोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। और इसको मैथमेटिकली तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब जो लैटिस है हमारे पास में, सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहे, सॉलिड की बात कर रहे हैं जहाँ पे वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं। इवन लिक्विड में भी वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं होंगे। तो सॉलिड की अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो सॉलिड में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टी इक्वल टू 0 केल्विन पर 0 होगी, विच इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। बट इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम डायरेक्ट जो हमने लैटिस वाइब्रेशन पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ वेव, मोनोटोमिक वेव, डायटोमिक वेव, उसकी टर्म्स में मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी कि अपने जो वेव है, इलास्टिक वेव है, उसको पार्टिकल कंसीडर करें। इलास्टिक वेव को पार्टिकल कंसीडर करके ही इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है मैथमेटिकली, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे ये एक्सपेरिमेंट हमने किए थे वैसे सेम यहाँ एक्सप्लेनेशन भी होगा। सेकंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये मिला था यहाँ पे कि जो यहाँ पे जब एक्सरे को अपने इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी सॉलिड के ऊपर, लैटिस के ऊपर, तो जो स्कैटरिंग होती है एक्सरे की, जो डिफ्रैक्शन होता है एक्सरे का, वो इन इलास्टिक डिफ्रैक्शन भी देखने को मिलता है। इलास्टिक के साथ साथ में इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी हमें देखने को मिलती है। एक्सरे इन इलास्टिक स्कैटरिंग ड्यू टू ए सॉलिड। और इसको एक्सप्लेन इन इलास्टिक स्कैटरिंग को एक्सप्लेन तभी किया जा सकता है जब जो लैटिस वाइब्रेशन है उनको अपने फोनॉन पार्टिकल कंसीडर करें एज ए पार्टिकल। जो इलास्टिक वेव है जो जनरेट हो रही है लैटिस के अंदर ड्यू टू वाइब्रेशन, उन इलास्टिक वेव को अपने यदि फोनॉन कंसीडर करें तभी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग को। इलास्टिक स्कैटरिंग को एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी भी किया जा सकता है, जो हमने किया भी है, ब्रैग्स लॉ वगैरह, डिफ्रैक्शन लॉ, हमने वो सभी इलास्टिक स्कैटरिंग का केस है जहाँ पे वेवलेंथ सेम रहती है या फ्रीक्वेंसी सेम रहती है इंसिडेंट वेव और स्कैटरिंग वेव की। लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है या डिफ्रैक्टेड वेव है या स्कैटरिंग वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। वो जो चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी, उसको एक्सप्लेन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता, इलास्टिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इलास्टिक वेव को हमें फोनॉन पार्टिकल है वो कंसीडर करना ही पड़ेगा, तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थे हमारे पास में फोनॉन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में, अपने क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं यहाँ पे।
ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं अपने, क्या क्वालिटेटिव, क्या कैसे एक्सप्लेन करता है जो फोनॉन वाइब्रेशन है, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। जो फोनॉन यदि अपने कंसीडर करें लाइट को, सॉरी नॉट लाइट, इलास्टिक वेव को यदि फोनॉन कंसीडर करें, पार्टिकल कंसीडर करें, तो इसको ये कैसे एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में। देखो, जब इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करें, स्कैटरिंग का मतलब है कोई भी मान लो एक्सरे अपने इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी लैटिस पर, और जो लैटिस है अपने रेसिप्रोकल लैटिस की बात करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सरे को जो स्कैटरिंग प्रोसेस है उसको डिफाइन करना थोड़ा इजी होता है रेसिप्रोकल लैटिस में। इसी वजह से हमने रेसिप्रोकल लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस का डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ ताकि एक्सरे को इजीली जो स्कैटरिंग प्रोसेस है उसको डिफाइन करना इजी हो जाए। लेट्स से दिस इज आवर रेसिप्रोकल लैटिस। अब यहाँ पे कोई भी अपने पार्टिकल कोई भी वेव इंसिडेंट करेंगे, के वेक्टर, कोई भी वेव इंसिडेंट किया जिसका वेक्टर के है, और जो रिफ्लेक्टेड वेक्टर है हमारे पास में वो के प्राइम वेक्टर है, जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है इस लैटिस पॉइंट से। ठीक है, इसको अपने आगे बढ़ा देंगे और ये दो पॉइंट मिल रहे हैं, इनको जी वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो के प्राइम होगा वो होगा के प्लस जी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में यहाँ पे ये जो इलास्टिक स्कैटरिंग है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में जो के और के का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास में सेम है। सेम है इसका मतलब जो इंसिडेंट वेव है और जो आउटगोइंग वेव है, ठीक है, जो एक्सरे जो स्कैटर्ड हुई, जो एक्सरे इंसिडेंट हुई, और जो स्कैटर्ड जो एक्सरे रिफ्लेक्ट हुई या स्कैटर्ड हुई इस क्रिस्टल से रेसिप्रोकल लैटिस से, उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम है। वेवलेंथ सेम है, इसको अपने कह रहे हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। वेवलेंथ सेम है, इवन उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। म्यू इक्वल टू म्यू प्राइम लिख दोगे, या इसको एच म्यू इक्वल टू एच म्यू प्राइम भी लिख सकते हो, या एच कट ओमेगा इक्वल टू एच कट ओमेगा प्राइम भी लिख सकते हैं, या तुम्हारी बुक में जो लिखा हुआ है पुरी एंड बब्बर में एच कट ओमेगा पी एच इक्वल टू एच कट ओमेगा, सॉरी नॉट एच कट ओमेगा, हाँ एच कट ओमेगा इक्वल टू एच कट पी एच प्राइम, ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है हमारे पास में कि जो ओमेगा पी एच है वो हमारे पास में ओमेगा पी एच प्राइम के इक्वल होगा। पी एच यहाँ पे फोटोन को रिप्रेजेंट करता है, ये फोनोन नहीं है, ये फोटोन है। फोटोन मतलब जो लाइट आ रही है, जो एक्सरे आ रही है, एक्सरे तो फोटोन है ना, जो एक्सरे है हमारे पास में वो फोटोन है। तो फोटोन है वो स्कैटर्ड कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यदि चेंज नहीं होती है तो उसको अपने कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग है हमारे पास में। तो इलास्टिक स्कैटरिंग जो फिनोमिना है इसमें के प्राइम इक्वल टू के प्लस जी होगा। जी यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं एच के प्राइम, एच से यदि मल्टीप्लाई कर दिया एच के प्लस एच जी। तो यहाँ पे हमारे पास में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मोमेंटम है, फाइनल जो मोमेंटम है वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम प्लस एच जी, ये हमारे पास में है। इसका मतलब जो जो हमारे पास में मोमेंटम है, ये मोमेंटम कंजर्व, ये इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि यहां पे मोमेंटम में चेंज हुआ है, मोमेंटम में चेंज हुआ। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की यदि बात करें अपने एक्सरे में, जो मोमेंटम में चेंज हुआ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी चेंज होगा, एच प्राइम के माइनस एच के। तो ये मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, देखो मोमेंटम में चेंज हुआ एच जी, ये मोमेंटम में चेंज हुआ इतना। अब ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ, ये मोमेंटम ट्रांसफर किसको हुआ,
अब जब मोमेंटम चेंज की बात, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक वॉल है, एक पार्टिकल यहाँ से mv वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इस वॉल से टकराएगा, टकरा के वापिस -mv स्पीड से -mv मोमेंटम से लौट गया, तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, -mv माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या -mv, इनिशियल मोमेंटम क्या -mv, सॉरी mv, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम है -mv, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, -2mv, तो मोमेंटम ट्रांसफर टू दी वॉल कितना हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल, मोमेंटम वॉल पे कितना ट्रांसफर हुआ, 2mv। सेम उसी टाइप से इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इतना मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हुआ। सेम उसी टाइप से जब एक्सरे स्कैटर्ड करेगा लैटिस से, तो यहाँ पे जो मोमेंटम में ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, hg। तो लैटिस को मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, मोमेंटम ट्रांसफर टू लैटिस, मोमेंटम ट्रांसफर टू लैटिस, वो कितना होगा, माइनस एच कट जी, माइनस एच जी, नॉट एच कट, माइनस एच जी, ये मोमेंटम है वो लैटिस को ट्रांसफर होगा माइनस। तो होल लैटिस विल रिकॉइल ड्यू टू एक्सरे, इस एक्सरे की वजह से जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई, ये हमारे पास में लैटिस था, इसमें जब एक्सरे स्कैटर्ड होगी तो ये जो कंप्लीट लैटिस है इट विल रिकॉइल। अब यहाँ पे जो मोमेंटम है वो इस लैटिस ने अब्जॉर्ब नहीं किया, इस लैटिस के अंदर जो पार्टिकल थे उसने अब्जॉर्ब नहीं किया, इस लैटिस के अंदर जो पार्टिकल थे वो वाइब्रेट नहीं करने लग गए इस मोमेंटम की वजह से। इस मोमेंटम की वजह से क्या हुआ, होल लैटिस विल रिकॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन में रिकॉइल होगा कि ये टोटल मोमेंटम को कंजर्व कर सके, तो होल लैटिस विल रिकॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा, लिख देता हूं मैं, होल लैटिस विल रिकॉइल। होल लैटिस जब रिकॉइल होगा तो लैटिस के अंदर क्या चल रहा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लैटिस जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके टेम्परेचर पे, उसकी इंटरनल जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ वो मूव करने लग जाएगा, रिकॉइल होगा। तो लैटिस की यहाँ पे हम कह सकते हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो स्टेब्लिश नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम उस एक्सरे की वजह से उसके टेम्परेचर का थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर चेंज होकर वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर ले, थर्मल इक्विलिब्रियम विल नॉट स्टेब्लिश, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जो नोट करना है यहाँ पे तुम, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, थर्मल रेजिस्टेंस 0 होगा, और थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट होगी, रेजिस्टेंस 0 होगा तो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी, इस वजह से यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। और इस टाइप के प्रोसेस को अपने कहते हैं जो इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस है, इसको अपने नॉर्मल प्रोसेस भी कह देते हैं, एन प्रोसेस भी कह देते हैं या नॉर्मल प्रोसेस भी कह देते हैं अपने, एन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो एक्सरे है उसको क्रिस्टल ने, जो रेसिप्रोकल लैटिस क्रिस्टल है उसने ना तो एमिट किया ना उसने अब्जॉर्ब किया, उसका जो एक्सरे वेवलेंथ है उसकी एनर्जी को ना तो उसने एमिट किया ना अब्जॉर्ब किया, ठीक है। उससे मोमेंटम जो मोमेंटम में चेंजेस हुआ, उस मोमेंटम से जो कंप्लीट लैटिस है वो कंप्लीट लैटिस रिकॉइल हो गया, लेकिन उस लैटिस के अंदर कोई भी वाइब्रेशन डेवलप नहीं हुआ, कोई भी इलास्टिक वेव प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई भी फोनॉन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे फोनॉन प्रोड्यूस नहीं हुआ, फोनॉन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इस वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा, थर्मल रेजिस्टेंस 0 होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी इनफाइनाइट होगी। तो दिस इज द फर्स्ट केस, इलास्टिक स्कैटरिंग।
अब अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट केस है इसी में, वो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको एन प्रोसेस कह देते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग को नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग की अपने बात करें तो अब समझ में आ गया होगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होगी। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में ये जो हमारे पास में क्रिस्टल है, रेसिप्रोकल लैटिस क्रिस्टल है, अब इसमें क्या होगा, जब एक्सरे अपने इंसिडेंट करवाएंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसका वेक्टर के वेक्टर है और जो आउटगोइंग वेक्टर है वो के प्राइम वेक्टर है, तो यहां पे क्या होगा इन इलास्टिक स्कैटर में, इसकी कुछ वेवलेंथ या इसकी कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा क्रिस्टल, रिकॉइल नहीं करेगा। ये एटम जो है पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जिस पे एक्सरे इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये पर्टिकुलर एटम है वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन कब कर सकता है, जब इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के चेंजेस होने के पूरे चांसेस है इसके अंदर। ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइनाइट होगा, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे फाइनाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हमारे पास में जो एक्सरे है वो अपनी एनर्जी को दे देगा फोनोन को, इसको फोनोन कंसीडर कर लो, इस वाइब्रेशन को अब फोनोन कंसीडर कर लो, तो ये समझ लो कि या तो फोनोन को एब्जॉर्ब करेगा या फोनोन को रिमूव करेगा। ठीक है, या तो फोनोन एमिट कर देगा या फोनोन को एब्जॉर्ब कर लेगा जो एक्सरे है। तो एक्सरे यहाँ पे जो हमारे पास में आ रही है जिसका वेव वेक्टर के है और ये स्कैटर्ड हुई के प्राइम वेक्टर पे, तो या तो ये फोनोन को एमिट करेगा, ये फोनोन है, और फोनोन का वेक्टर को अपने फोनोन वेक्टर को कैपिटल के से लिख लो, इस के से लिख लो, इस के से मैंने फोनोन लिखा है, ये फोनोन है। तो यहाँ पे फोनोन का एमिशन हो रहा है, एमिशन ऑफ फोनोन, फोनोन का एमिशन हुआ मतलब इसने अपनी एनर्जी, फोनोन का एमिशन हुआ, समझने की कोशिश करना है इसको, मैं काफी अच्छे से समझाऊंगा इसको इजीली। फोनोन का एमिशन हुआ, इसका मतलब एमिशन ऑफ फोनोन मतलब उसने जो एक्सरे है उसने अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया, उसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। ठीक है, और कुछ एनर्जी यहां चलेगी, ये के प्राइम है। ठीक है, तो यहां पे जो के प्राइम होगा हमारे पास में वो क्या होगा, एमिट हुआ, तो के प्राइम सिर्फ के प्राइम नहीं होगा, के प्राइम प्लस फोनोन वेक्टर के प्लस इंसिडेंट वेक्टर प्लस जी। तो अब ये हमारे पास में रिलेशन होगा, यहाँ पे ये है एमिशन, एमिशन ऑफ फोनोन। तो अपनी एनर्जी इसने लूज कर दी, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं रहेगी जैसे फर्स्ट केस में था, ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इसको h से मल्टीप्लाई करें तो एच के प्राइम, यदि ये मोमेंटम इक्वेशन बनाए इसको एच के, ये फोनोन का मोमेंटम है। ठीक है, एच के प्लस एच जी। ठीक है, तो अब कुछ रिकॉइल, अब हो सकता है कि रिकॉइल ना हो, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कि जो जो हमारे पास में लैटिस है वो रिकॉइल ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है वो फोनोन ले रहा है, फोनोन एनर्जी ले रहा है, तो रिकॉइलिंग एनर्जी 0 हो सकता है कुछ पोर्शन रिकॉइल हुआ हो और कुछ पोर्शन एनर्जी फोनोन ने ली, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज की बात करें तो मोमेंटम चेंज एच के प्राइम माइनस एच के, तो ये होगा माइनस एच के प्लस एच जी, ये मोमेंटम में चेंज होगा, डेल्टा पी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक फोनोन क्रिएट हुआ, तो एक कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम किसके पास में चला गया, फोनोन के पास में चला गया, और कुछ रिकॉइलिंग में चला गया। यदि रिकॉइलिंग 0 है तो कंप्लीट फोनोन एमिशन में कुछ मोमेंटम चला गया, कुछ एनर्जी चली गई। तो ये हमारे पास में एमिशन ऑफ फोनोन हो सकता है। एक और पर्टिकुलर केस हो सकता है इसमें, ये तो एमिशन हो गया,
अब यहाँ पे फोनोन को एब्जॉर्ब भी कर हो सकता है जो लैटिस है उसका टेम्परेचर पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो और वो पहले से ही वाइब्रेट कर रहा हो, जैसे ही एक्सरे इंसिडेंट होगी एक्सरे उससे एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगा लैटिस से। तो यहाँ पे यदि अब्जॉर्प्शन की बात करें, अब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन, अब्जॉर्प्शन की यदि अपनी बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लेट्स से ये हमारे पास में पॉइंट है, यहाँ से ये हमारे पास में के वेक्टर है, मतलब एक्सरे इंसिडेंट हो रही है और एक्सरे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे जो फोनोन है वो एब्जॉर्ब हो रहा है के प्राइम। ठीक है, तो के प्राइम यहाँ पे होगा हमारे पास में, तो के प्राइम हमारे पास, सॉरी ये के है, ये जो फोनोन का मोमेंटम है, तो यहाँ पे फोनोन एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको लिखो, ये इस के से लिखो, ये फोनोन का है। ठीक है, यहाँ पे फोनोन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक्सरे इसको एब्जॉर्ब कर रहा है फोनोन, तो इस वजह से एरो का साइन इस साइड में है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी मोमेंटम कंजर्वेशन, जो इक्वेशन होगी के प्राइम, यहाँ पे हमारे पास में आएगा के प्लस के। अब यहाँ पे देखो एक तो इंसिडेंट वेक्टर है और एक ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि के प्राइम इन दोनों को कंज्यूम कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और इन दोनों से ये बन रहा है फाइनल जो हमारे पास में स्कैटरिंग फोटोन है। पहले वाले केस में क्या था, के इधर आ रहा था और इस के से ये दोनों निकल रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो इस के से ये दोनों निकले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में इस के और इस के से दोनों के प्राइम मिल रहा है, तो के प्राइम के प्लस के और एक जी वेक्टर और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच के प्राइम एच के एच दिस के प्लस एच जी। मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, एच के प्राइम एच के प्लस एच जी। ये है फोनोन मोमेंटम, फोनोन मोमेंटम। और फोनोन मोमेंटम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, अभी कोई फिजिकल मोमेंटम नहीं है फोनोन मोमेंटम, क्योंकि फ्री स्पेस में फोनोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे एक्सरे फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती है, फोनोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ वाइब्रेशन, वो सिर्फ जब तक लैटिस है तभी तक वो है, जब तक एटम है तब तक वो है, जब तक वाइब्रेशन है जब तक फोनोन है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज को याद रखना, फोनोन मोमेंटम। तो ये भी हमारे पास में इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, और यहाँ पे जो फोटोन है वो फोनोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी उससे लेगा। ठीक है, जो पहले से अवेलेबल था एक फोनोन, या हम कह सकते हैं फोनोन ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो इसको समझने का एक और तरीका, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है, अभी दिमाग में आया मेरे जस्ट, जैसे ये बना सकते हो, ये फोनोन्स लेवल है, लेट्स से इनिशियली लेट्स से फोनोन लोअर लेवल में था, ये फोनोन पार्टिकल समझ सकते हो, इसको ऐसे समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये फोनोन लोअर लेवल में था, एक फोटोन आया, यहाँ से फोटोन आया और फोटोन ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया, इसको हायर लेवल में पहुंचा दिया, इसको कुछ एनर्जी दी एक्सरे ने, फोटोन ने। ये एक्सरे था जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ या वेव वेक्टर के ले सकते हो, इसने इसको कुछ एनर्जी दी, फोनोन ने अपना मोमेंटम इंक्रीज किया, हायर लेवल में चला गया। ठीक है, एच के, और यहाँ से जो एक्सरे हमें मिली उसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम हो गया, थोड़ी एनर्जी कम हो। ये तो हुआ एमिशन प्रोसेस, सॉरी ये हुआ हमारे पास में फोनोन एमिशन, यहाँ पे फोनोन एमिट हुआ, फोनोन। अब यहाँ पे फोनोन ऐसे नहीं था भाई पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, कहानी अलग है। यहाँ पे ये तुम्हें एब्जॉर्प्शन दिख रहा होगा केस कि सर ये तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन फोनोन के केस में इट इज एमिशन। व्हाई इट इज एमिशन? बिकॉज फोनोन इज क्रिएटिंग, फोनोन बन रहा है, फोनोन पहले से अवेलेबल नहीं है ग्राउंड स्टेट में। इसको ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट मत समझना, कि फोनोन इज क्रिएटिंग, एटम इज अब्जॉर्बिंग सम एनर्जी फ्रॉम एक्सरे वेवलेंथ। एटम जैसे ही एक्सरे वेवलेंथ से सम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग,
एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, फोनॉन जैसे ही वाइब्रेशन होगा ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन इज रिलेटेड टू फोनॉन। तो ये वो केस है, इसको वैसे मत समझना कि फालतू एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना इसमें कि फोनॉन है लोअर लेवल में था हायर लेवल में चला गया, वो मतलब नहीं है इसका। अब फोनॉन जो पहले से अवेलेबल है उसको कह देते हैं हायर लेवल में है। तो एक्सरे आई, एक्सरे ने इस फोनॉन को एब्जॉर्ब किया, फोनॉन लोअर लेवल में चला गया, इसका मतलब फोनॉन विलुप्त हो गया, फोनॉन लुप्त हो गया, फोनॉन डिसअपियर हो गया। फोनॉन डिसअपियर मतलब फोनॉन को एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्प्शन, फोनॉन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, के प्राइम के। तो ये हमारे पास में एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, और यहाँ पे फोनॉन एमिट हुआ, फोनॉन पैदा हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फोनॉन मर गया, यहाँ फोनॉन पैदा हुआ। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। फोनॉन अवेलेबल नहीं था, यहाँ अवेलेबल था, यहाँ अवेलेबल नहीं था, यहाँ भी अवेलेबल हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फोनॉन पहले से अवेलेबल हो और एक्सरे आने पे उसने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और कंज्यूम कर ली हो और स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद हायर एनर्जी लेवल, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अपने बात कर रहे हैं जब फोनॉन था नहीं और एटम ने जब स्टार्ट किया वाइब्रेशन करना तब फोनॉन क्रिएट हुआ, उसकी अपने बात कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि फोनॉन पहले से ही था और ये फोनॉन और हायर लेवल में चला जाएगा, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको अपने यू प्रोसेस भी कह देते हैं, इसको अपने कह देते हैं यू प्रोसेस, यू प्रोसेस। ठीक है, और यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास में ओमेगा, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम नहीं होगी इनिशियल फ्रीक्वेंसी के, थर्मल रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा। यहां चांसेस है कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड, और कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी फाइनाइट होगी, रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा तो कंडक्टिविटी भी फाइनाइट होगी। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। एन प्रोसेस इलास्टिक स्कैटरिंग, नॉर्मल प्रोसेस कह देते हैं। यू प्रोसेस हमारे पास में, यू का जो पूरा नाम है यूएम क्लैप कह देते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, यूएम प्रोसेस, यू प्रोसेस भी कह देते हैं। उससे तुम्हें इतना ज़्यादा लेना देना नहीं, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद में बात करें, यदि हम बात करते हैं फोनॉन और फोटोन स्कैटरिंग की, लेट्स से फोनॉन पहले से अवेलेबल था और एक फोनॉन जब फोटोन से स्कैटर्ड करता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, फोटोन स्कैटर्ड विद फोनॉन, तो ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग का ही केस है। बिना इन इलास्टिक स्कैटरिंग के फोनॉन का स्कैटर्ड नहीं हो सकता फोटोन के साथ में। इलास्टिक में फोनॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, इन इलास्टिक में ही फोनॉन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि वहाँ वहीं वेवलेंथ चेंज होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कहाँ से आया है ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो फोनॉन फोटोन, यदि फोनॉन लेट्स से दिस इज आवर फोनॉन, दिस इज आवर फोनॉन, और यहाँ से एक फोटोन आ रहा है और ये इससे स्कैटर्ड कर रहा है के एंड के प्राइम। तो यहाँ पे जो फोटोन रिकॉइल, जो फोनॉन रिकॉइल होगा या जो फोनॉन वाइब्रेट करेगा, जो फोनॉन क्रिएट होगा, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पे जो फोनॉन होगा हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में इन इलास्टिक स्कैटरिंग में। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन है वो है हमारे पास में 2 Vs ओमेगा PH N/C, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। साइन, ये होगा साइन पाई/2। पाई हमारे पास में यहाँ पे एंगल है
स्कैटरिंग फोटोन का विद इंसिडेंट एंगल। ठीक है, यदि फोटोन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ फोटोन, तो ये जो एंगल है ये फाई एंगल, के और के प्राइम के बीच का एंगल है वो फाई एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का, फोनॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो कौन कौन सी टर्म में, 2 वीएस स्पीड है जो वेव ट्रेवल कर रही है, साउंड वेव भी कह सकते हैं, या जो हमारे पास में जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो वेव ट्रेवल कर रही है ड्यू टू दैट स्कैटरिंग, उस वेव की जो वेलोसिटी है वो वीएस है। WPH फोटोन की फ्रीक्वेंसी, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, फाई यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है। यहाँ पे लिख देता हूं एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ओमेगा पीएच फोटोन फ्रीक्वेंसी है, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है, एक्सरे जो इंसिडेंट हो रही है, फोटोन फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, वीएस स्पीड ऑफ वेव है, इलास्टिक वेव, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी स्पीड ऑफ लाइट, फाई स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, ये सभी तुम्हें, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो। क्या पता कोई न्यूमेरिकल आ जाए इस वजह से लिखवा दिया, बाकी आया कैसे फॉर्मूला प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक इन इलास्टिक स्कैटरिंग फोनॉन वाइब्रेशन। आई होप तुम्हें एक आइडिया मिला होगा, एक कॉन्सेप्ट मिला होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला होगा कि एक्चुअल में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फोनॉन है क्या। ठीक है, क्यों फोनॉन को एक्सप्लेन करने का, अब देखो यहाँ पे एक एक रिजल्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये कहा था ना, जैसे फोनॉन की जरूरत क्यों पड़ी, दो दो रिजल्ट थे ना, एक तो एक्सरे इन इलास्टिक स्कैटरिंग को फोनॉन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरा ये अपने अब डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी फोनॉन वाइब्रेशन के बेसिस पे ही अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आगे अब डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक।